नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी किन्नौर से आप सभी का आज के काव्य पाठ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। आज के दिन 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और ऐसा माना जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। बता दें कि जब देश को सन 1950 में 26 जनवरी को संविधान मिला, इसके बाद भारत एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश घोषित हुआ था। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद देश को उसका संविधान सौंपा था। उसके बाद से हर साल ये दिन लोगों के लिए बेहद गौरवमयी होता है, जिसे देशवासी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस विशेष मौके पर स्कूल, कॉलेजों व दफ्तरों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वहीं कई जगहों पर भाषण, वाद विवाद व निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के काव्य पाठ में हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमती शोभना नेगी जी, जो एक जेबीटी टीचर है, और सुश्री शशि किरण जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोभना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशि मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है आज गणतंत्र दिवस पर, आज महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलन। आज हमारे साथ अभी कुछ ही क्षणों में सुश्री रतन मंजरी जी भी जुड़ जाएंगे। उनकी थोड़ी सी नेटवर्किंग में प्रॉब्लम हो रही है। आशा करते हैं कि वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शोभना मैम, क्या आप गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रियंका, अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप अपने परिचय से स्टार्ट कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम शोभना है। मैं सांगला किन्नौर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक जेबीटी टीचर हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारे साथ रतन मंजरी जी पधारी है। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नमस्कार कहना चाहती हूँ। नमस्कार मैम। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आपको देखकर। चलो, हमारे साथ रतन मंजरी मैम जी भी बहुत बहुत है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। मैम हमारे किन्नौर की पहली महिला प्रधान रह चुकी है और ये महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष भी है। मैम बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी उपलब्धियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको देखकर। नहीं, हमें भी खुशी है बहनों को यहाँ मंच पर देख के रूबरू होने का। शोभना मैम, शशि मैम, शोभना मैम को शायद नेटवर्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। आप अपना परिचय दे देंगे? हाँ जी, हाँ प्रियंका मैम, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी, अब बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है। नमस्कार, मैं शशि किरण, मैं भावनगर से बिलोंग करती हूँ और मैं फिलहाल अभी बीएड का कोर्स कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महिला कल्याण समिति किन्नौर से हमारे श्रीमती रतन मंजरी जी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही उत्साह और बहुत ही ज़्यादा खुशी का पर्व है। आज हमारा गणतंत्र दिवस पर हम सभी महिला कवि सम्मेलन कर रहे हैं और मैं बस कुछ चंद शब्द चाहूंगी आज इस गणतंत्र दिवस पर। और शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ।
आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। और वीरों ने दी अपनी जवानी, वीरों ने दी अपनी जवानी, चाहते थे वह भारत माँ की आज़ादी, चाहते थे वह भारत माँ की आज़ादी। भारत में जब क्रांति आई, भारत में जब क्रांति आई, खिल उठा मेरा वतन, वीरों ने जब शांति लाई। बच्चे बूढ़े और नौजवान, शांतिपूर्वक रहता मेरा भारत महान, क्योंकि ये है वीरों की शांति का बलिदान। दुश्मन है कोसों दूर हमसे, बॉर्डर पर तैनात मेरा सैनिक महान, ये धरती है धर्म संस्कृति की, शांतिपूर्वक रहता मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता आपने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं भी आप सबको वो सुनाना चाहूंगी। देखो 26 जनवरी है आई, देखो 26 जनवरी है आई, विजय पर्व गणतंत्र दिवस है कहलाई, विजय पर्व गणतंत्र दिवस है कहलाई। हर साल इस दिन होता है वार्षिक आयोजन, हर साल इस दिन होता है वार्षिक आयोजन, साल लाल किले पर जब होता प्रधानमंत्री का भाषण। नए भारत की नई पहचान, नए भारत की नई पहचान, कोटि कोटि जनता ने पाया, कोटि कोटि जनता ने पाया अपना निर्मित नया संविधान। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर करते अर्पित श्रद्धा सुमन, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर करते श्रद्धा सुमन, 2 मिनट के मौन धारण से होता शहीदों को शत शत नमन। वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी, वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी, देश प्रेम की भीनी खुशबू जन गण को महकाएगी, देश प्रेम की भीनी खुशबू जन गण मन को महकाएगी। संविधान इसका संचालक है, संविधान इसका संचालक है, हम सबको वो पालक है, हम सबका वो पालक है। लोकतंत्र जिसकी पहचान है, लोकतंत्र जिसकी पहचान है, हम सबकी ये शान है। गणतंत्र हमारा महान है, गणतंत्र हमारा महान है। बहुत खूब लिखा प्रियंका मैम। बहुत अच्छा कविता पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। शोभना मैम, आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को कि हमारे संविधान कैसे लागू हुआ था, कैसे गणतंत्र दिवस यह कहलाया आज का दिन? सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस पर बधाई देना चाहूंगी, खासकर MCN परिवार और जो दर्शक हैं जो हमारे देख रहे हैं, और आप साथ में बैठे बहनों का मैं बहुत बहुत गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आज का दिन आज का दिन हमारे लिए ये जो गणतंत्र का जो शुरू हुआ था, हमारा अभियान संविधान शुरू हुआ था, आज ही का दिन में हमारे को संविधान मिला है। आज आजादी के 72 वर्ष हो गए हैं। तो हमारी संविधान को, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान को जो बनाने का जो कार्य जो आज का 26 जनवरी 1949 में उन्होंने शुरू किया था, तो वो 1949 में शुरू करते जो जब संविधान को शुरू किया था, वो उन्होंने पूरा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, और 26 नवंबर 1949 में शुरू करके और 26 जनवरी 1950 में उन्होंने जो देश को समर्पित बना के जो है देश को अर्पण किया है संविधान को। तो आज जो संविधान दिवस का मनाने का ये आज का जो बहुत बड़ा दिवस भी है, और आज का जो शहीद जो हमारे जो
सैनिक जो हमारे देश आजादी के लिए जो शहीद हुए, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिवस है। जिसने संविधान के निर्माताओं ने ये संविधान को इसको लिखा है, उसको अब नमन करने का भी दिवस है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको आप नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने हमारे देश में जो डॉक्टर देश का नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभा द्वारा जो है आज देश में एक कानून पारित करके देश को समर्पित किया है। मैम, हाँ शोभना जी। मैम, आप क्या कहना चाहेगी गणतंत्र दिवस? जी प्रिया, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि बताया मैम ने, रतन मंजरी जी ने जैसे कि बताया हाँ जी। कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 में जो है हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। हमारा देश जो है पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया था हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। तो मैं कुछ तथ्य है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा संविधान जो कि इसकी दो विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता पहली ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा जो है लिखित, और देशों में भी बड़े संविधान है लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित रूप में है, जो सबसे बड़ा है विश्व का। और इसके बारे में एक दूसरा तथ्य ये है, इसकी एक विशेषता ये है कि जो हमारा संविधान है वो लचीला संविधान है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 हिस्से थे। तो लचीला संविधान इसलिए है क्योंकि हम इस पे समय समय पर संशोधन कर सकते हैं और इसी के फलस्वरूप जो है वर्तमान में इसमें हमारे संविधान में 365 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां एवं इसके 25 भाग हैं। तो जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब इसकी जो कार्रवाई है वो 13 दिसंबर 1940 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखा था, जो प्रस्ताव पेश किया था, उसी के साथ जो है इसकी जो है रचना शुरू हो गई। रचना शुरू होने के साथ साथ इसमें जो है कई समितियों का गठन हुआ, जिसमें से मैं आपको नाम बता देती हूँ। समितियों का नाम है वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति एवं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसका आपने नाम सुना भी होगा, जिसको हम कहते हैं कि हमारे संविधान के महानायक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। अध्यक्ष थे, माने जाते नहीं थे। तो इन्होंने जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है ये प्रारूप ड्राफ्ट जो सौंपा था। तो संविधान सभा का पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, क्योंकि 1946 को जब हम संविधान समिति बनाई गई थी तब इसमें जो है ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है। 3 जून को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इसी के साथ जो है 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन हुआ और संविधान की अलग अलग जो हम समितियां बनाई थी उन्होंने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। मैं एक विशेषता है, एक विशेष बात मैं जो है बताना चाहूंगी कि हम जो कहते हैं आज महिला हमारे साथ है, जो है महिला कल्याण परिषद की अध्यक्षा जी बैठे हुए, तो मैं कहना चाहूंगी कि जब संविधान जो सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या 12 थी, उसमें 12 महिला सदस्य भी शामिल थे और 33 जो है वो जनजातीय सदस्य ट्राइबल भी जो थे वो शामिल थे। तो मैं एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, जो कि मैम ने भी बताया था कि इसको संविधान को बनने 11-18 दिन लगे। इसमें जो है खर्चा तत्काल समय में उसमें जो खर्चा है वो आया था 1.4 करोड़ रुपए।
संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है वो हमारे देश को सौंपा गया। इसी कारण से हम जो है आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा संविधान है उसका एक संक्षिप्त रूप है जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना। मैं चाहती हूँ कि प्रिया आप प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ मैं बीच में इस प्रस्तावना के बारे में भी थोड़ा बहुत कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारी जनता को इतना कुछ बताया हमारे संविधान के बारे में। मैम, मैं सुश्री रतन मंजरी जी से पूछना चाहूंगी कि उनके समय में और हमारे समय में उन्होंने क्या क्या बदलाव देखे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मेरे समय में उस टाइम बहुत कठिनाइयां थी। आजाद तो हुआ था, देश आजाद हुए थे, फिर भी सड़कें नहीं थी, स्कूलें दूर दूर थे, तो काफी मुश्किलातें थी और हॉस्पिटल बहुत सारे कम थे। अब तो उसके बाद तो वहाँ हमारे देश में जो आजादी के बाद बहुत बड़ा तरक्की हमारे देश ने आज घर घर तक, आपके घर के फासले तक स्कूलें खोला, हॉस्पिटलें खोला, लोगों को सुविधा मुहैया कराया, सड़कें को जाल बिछा दिया। तो आज देश में बहुत सारी जो है बहुत ज्यादा प्रगति पर है देश। पर हमारे जो देश को आजाद होने के लिए जो हमारे जिन लोगों ने देश शहीद हुए, हमारे जो सैनिक जो देश को आजाद करने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जो क्रांतिकारी अपने जो फौज खड़ा करके देश को आजाद दिलाई, जिसमें इतने सारा जो हमारे 3 लाख के करीब जो शहीद हुए हैं, 6 लाख उन्होंने फौज तैयार किया था। तो हम तो किताब तो नहीं पढ़े, हमने सुना ही है कि 3 लाख जो है उस वक्त जो हमारे जो भारत के जो आजादी लेने के लिए जो है शहीद हुए हैं। तो हमारे जो आज जो शहीदी दिवस जो आज जो हम जो गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, आज उनको भी शहीद नमन करने का दिवस भी है, जिनके आजादी से हम आज यहाँ पर भरपूर हैं। और हमारे देश में बहुत सारे कानून हमारे देश में बने हैं, बहुत सारी चीजों की सुविधाएं हमारे को मिली हैं। पहले हमको आजादी नहीं थी, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, बोलने की अपनी बात रखने की अधिकार नहीं था। तो ऐसी चीजें बहुत आप लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, आप सबको बराबर का अधिकार है। तो मैं इस मंच के माध्यम से थोड़ा कुछ बात और भी जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे देश में आजाद होके 72वां साल हो गया है ये देश, और अभी तक हमारे जो है लिंग भेद, जाति भेद और महिलाओं का अधिकार का कई जगह में अभी भी है देश में। जैसे खासकर हमारे जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया में अभी तक आजाद होके 72 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी तक भी जो है वहां भी मतभेद है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो ये चीजें हो हमारे को बराबर का, संविधान में तो सबको बराबर में रखा गया। जो संविधान लिखा गया 1956 के अंतर्गत जो हमारे संविधान बताता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम जनजाति क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है, लोग पढ़ लिख गए हैं, बाहर समाज में बाहर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर से अंदर भी आ रहे हैं। तो इस हालत में तो मैं चाहती हूँ जहाँ इतना विकास हुआ है तो वहाँ महिलाओं का मतभेद ना करके जो महिलाओं को जो अधिकार है, अब अपना जो अधिकार जो महिलाओं का, लड़का लड़की एक समान, तो बेटा बेटी एक समान, सारा ये देश बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जी हमारे, देखो आप आपका तिप्पट तलाक जैसे कानून को उन्होंने लागू कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे किन्नौर में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं वजूद हो, यह अधिकार भी हमारे किन्नौर की महिलाओं को मिले। हमारे किन्नौर की नहीं बनिस्पत हमारे जनजातीय क्षेत्र जितने भी हिमाचल में ट्राइबल एरिया में, उन सबको यह अधिकार हो। तो मेरा तो यही एक कहना है कि जब तक हमारे को यह अधिकार
ना मिले, जब तक अधिकार ना मिले तब तक हम इसको लड़ाई को, जंग को तो जारी रखेंगे। अभी तो बहुत सारा जो है, अभी बहुत सारा काम करने की बात है। अभी बहुत आगे देश को आगे ले जाने की बात है। अभी से तो देश बहुत विकसित हो गया हुआ है, बहुत आगे आगे देश आगे बढ़ा है। अभी किसी भी प्रकार से जो है ऐसे लोगों को ऐसा नहीं कि खाने को नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, अभी बहुत कुछ है। और बहुत कम है ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा से वंचित हैं। अदरवाइज हमारा देश बहुत ज्यादा विकसित है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें कही है कि, पर मैम हमारा सवाल ये है कि हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले भी संविधान से पहले एक कानून था हमारे देश में। मैम आप उस कानून का नाम बता सकते हैं? इसके कानून का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। पहले कानून तो अब कानून का नाम मुझे अभी पता नहीं है। शोभना मैम, अगर आपको पता हो। संविधान से पहले का कानून? हाँ जी मैम। नहीं, मुझे भी इसका कोई अंदाजा है नहीं। प्रिया, अगर आपको अंदाजा हो तो आप बताएं। एक मिनट मैम। आपने कहा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ जी मैम। तो इस बात का मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी देश है, कोई भी देश छोड़ो, कोई भी छोटा सा गांव है, उसको जो हाँ है जी मैम। सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है नियम, कायदे, कानून की आवश्यकता हमें होती है। हाँ जी हमारे मैम। देश, हमारा जो देश गुलाम हुआ है, आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सालों से जो है कई शासक आए गए, हाँ जी उन्होंने मैम। राज किया। जैसे आपके गुप्त आए, ये मौर्य वंश के आए, कि ये सब हिंदू राजा थे। उसके बाद मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, सबने शासन किया अपने अपने तरीके से। जब जी उन्होंने मैम। शासन किया तब भी उनकी अपनी कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे होती थी। तो जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ नहीं था, ये जो संविधान रचना करने की जो विचार है, वो आजादी से पहले से ही चली थी। जैसे कि मैंने बताया कि संविधान सभा का जो पहली जो मीटिंग रखी गई थी वो 1946 में, आजादी से पहले की बात है ये। तो ये किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम, कायदे, कानून की आवश्यकता होती है। और जो हमारा देश है, यहाँ पे तो आपको पता है कि जाति अलग, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब इन सब में, एक तो इतने मुश्किलातों से हमारा देश आजाद हुआ है, तो इन सब में एक बैलेंस बनाना, एक इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, इस देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की आवश्यकता होगी। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मेरे विचार से देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, जिसका पालन देश का प्रत्येक नागरिक कर सके। तो हमारे देश की जो संविधान है, उसका एक प्रारूप, जो प्रस्तावना है, जिसमें एक संक्षिप्त रूप दिखाया गया है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल। प्रस्तावना कहा गया है, सबसे पहला वर्ड जो हमारे देश का संविधान है, वो क्या है? भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो पहले वाक्य है वो यही है, हम भारत के लोग, यानी कि हम सारी जनता, हम भारत के जितने भी नागरिक है वो सब, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, ये आप जानते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा इसके समस्त नागरिकों को, कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कहते हैं ना कि लिखा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। इसका अर्थ है कि हमारे देश में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जमीनी तौर पर ऐसा नहीं है। मेरी इस बात से शायद मैम रतन मंजरी जी भी सहमत होंगी। मैम, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि हमारे देश में जो है ये पंथ निरपेक्षता है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों, ऐसा क्यों है? आप अनुभवी है, इसलिए मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ। धर्म निरपेक्षता देश तो है, हमारे देश में धर्म निरपेक्षता है। कानून सरकार बना रही है, कानून सरकार द्वारा तैयार किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट या अमली जमा पहनाने के लिए, उसको कार्य को कार्यान्वित करने के लिए हम भी उसके हिस्सेदार हैं। कानून बहुत सारे बने हुए हैं, कानून अधिकार बहुत सारे बने हुए हैं, तो उसको कानून को पालन करने के लिए हम भी उतनी जिम्मेदार है जितना कि कानून, कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ पलते हैं। तो कानून बनने के बाद कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, तो उसको चलाने के लिए दोनों पहलू से आगे बढ़ता है। तो हमारे अभी तक जो है, हमारे जो संविधान में जो भी है, बहुत सारे कानून संविधान का जो हमारा जो संविधान तो ठीक है बनाया गया है, उसके बाद कानून में संशोधन वगैरह होता रहता है, ये कानून में फेरबदल होते रहते हैं। उसका काम जो है अब देश में चलाने वाले लोग, जो हमारे राष्ट्रपति है, कानून को लाना, और देश के जो हमारे नेता लोग हैं, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश में राज्य में हिमाचल में मुख्यमंत्री है, तो कानून बीच बीच में उसको लाना, जोड़ना, तोड़ना, तो हम नागरिकों का है कि हमको किस तरह से हमको कानून चाहिए, कैसे हमको कानून में बदलाव लाना। हम ही द्वारा बनाए गए कानून है, हम ही द्वारा चुने गए वो कानून बनाए हैं। मैम, आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं हमारे कानून में? हाँ जी, क्या क्या बदलाव देखे आपने हमारे कानून में? जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर बड़े देखे हैं। अब तो पहले जो है बहुत सारे कानून में बदलाव, या आप जैसे हमारे के ट्राइबल एरिया में, आप अधिकार की जब मैं बात करती हूँ, हमारे जो वो अधिकार की बात है, तो वहां पर जैसे कानून में बदलाव है, उसमें है कि जब तक औरत को ना मिले तब तक पुरुष को धोतर भी नहीं मिलेगा। तो उसमें काफी सारी चीजें जो टाइम टू टाइम जो महिलाओं का अधिकार है, भ्रूण हत्याओं, बहुत सारे कानून जो है इस तरह से जो कानून तो लाए हैं, उसको कानून को अब महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिला हुआ है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए फिर हमको खुद को आगे आना है। जी मैम। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की बातें हो रही है, तो देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं सिर्फ हमारे क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, किन्नौर के परिप्रेक्ष्य में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैम, आप इतने अनुभवी हैं, आपने अपनी उम्र में, जो किन्नौर में है, हमारे किन्नौर में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है महिलाओं के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आपने क्या देखी है? मैम, मैंने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी है, जो हमारे जो संयुक्त में भाई सारे प्यार मोहब्बत। हेलो, आवाज आ रही जी? मैम आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी। जो संयुक्त परिवार में जो विघटन का जो संयुक्त परिवार जो है अब विघटन की तरफ आगे बढ़ा है। अब जो संयुक्त परिवार नहीं रहा है, अब भाइयों में झगड़ा, परिवार में कलेश, और वो जो भाई बहन में झगड़ा, उस तरह से काफी जो है मनमुटाव, मियाँ बीबी में मनमुटाव, जो संयुक्त फैमिली है, जो ज्वाइंट फैमिली है, वो टूटना शुरू हो गया। अब ऐसे चीजें, पहले टाइम अच्छा था कि जो घर का जो होस्ट था, जो घर में जो पहले टाइम के समय इसलिए अच्छा था कि उस टाइम में एजुकेशन की कमी थी,
और जगह जमीन भी बहुत थोड़े से थे, पढ़ना लिखना बहुत कम था, बाहर नहीं जा सकते थे, तो वहाँ सब सीमित रहना पड़ता था, क्योंकि बाकी लोग बाहर अपनी कमाई के लिए बाहर जाते थे। संयुक्त परिवार में बाकी जो घर में जो है एक महिला एक पुरुष जो है घर को संचालन करने के लिए, बाकी लोग बाहर से कमाई करके वो अपने घर में जमा पूंजी इकट्ठा रखते थे। अब वो टाइम, अब वो चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गया है। अब संयुक्त परिवार भी खत्म हो गया है। आप सब लोग पढ़ लिख गए हैं, सब अपना व्यक्ति अपना इंडिविजुअल, और जहाँ वो संयुक्त परिवार में अभी कुछ कुछ परिवार हैं, वो वहां पर काफी कलेश, बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा उनको आगे बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको नहीं, वो चल नहीं पा रहा है, और घरों घर में कलेश, घर में काफी सारे कलेश पैदा हो रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ आजकल के पढ़े लिखे के जो समाज में, आजकल का युग में जो पढ़ लिख कर समाज में आगे आ रहे हैं, तो लोगों को अब ये जो ठीक है परिवार संयुक्त रहे, पर जो है जैसे ज्वाइंट फैमिली है, या ये आपका जो पूरा जो मुस्त्री का जो शादी जो करते थे, तो वो चीजें आजकल जो है हमारे को उसको खंडन करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें अब वो हमारे किन्नौर में उसके वजह से काफी सारे शोषण भी हैं, और जैसे महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है, जिसे बहनें हमारे, जरूरी नहीं है कि बहनें लड़कियां किन्नौर में घरों में भी बहुत हैं कि घरों में रह रही हैं, माता पिता तक कोई तकलीफ नहीं है, जब माँ बाप की साया नहीं रहता है, ससुराल में भी जब तो पति हो तब तो कोई खास वो नहीं है, जब कोई नहीं रहते तो वो महिला जब विधवा हो जाती है, माँ बाप जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, और हमारी जो बेटियां जो घरों में होती हैं, तो वो उस हालत में जो है महिलाओं को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। यहाँ किन्नौर जिले के अंदर में इतना जरूर कहूंगी कि ज्यादातर हमारे जो फैमिली में मन मुटाव या झगड़े जो हो रहे हैं, जो हम नशा के वजह से जो नशाबंदी करते हैं, शराब पीना, फिर झगड़ना, और हमारे पता है किन्नौर में हमारी जो महिलाएं जो है बहुत हार्डशिप में, हाँ जी, महिलाएं बहुत करते हैं, वो बहुत अच्छे अपना घर परिवार से लेके अपनी खेती बाड़ी से लेके अपने परिवार तक जो है बहुत समर्पित हैं। महिलाएं काम करने में बहुत आगे हैं, और जहाँ पर उसके साथ साथ महिलाओं को, हमारे महिलाओं को भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है, महिलाओं को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि पुरुष हमारे चाहे मियाँ बीवी, दो मियाँ बीवी अगर नौकरी भी कर रहे हो, तो पत्नी बेचारी दोनों नौकरी करे, पत्नी थक के भी आई हो तभी वो किचन संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर आगे पति को खाना परोस के देना, फिर वो अखबार पकड़ के बैठना, कई बार काम नहीं करते, सारे तो नहीं कह सकती, सारे बहुत कम ऐसे हैं, क्योंकि ये आदतें हमने भी खराब कर रखी हैं, क्योंकि हमारा आदत हो गई है। तो इस तरह से हमारी जो महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को नहीं देख पाती, अपने आगे अपने सेहत को नहीं देख पाती हैं, तकलीफ में रहते हैं, बीमार में रहते हैं, तो कई बार खाना शाम को अब खाना जब इकट्ठे खा लेते तो पति को सबसे आगे पति और बच्चों को सबसे आगे परोसेंगे, तो माँ सबसे लास्ट में खाएगी। कई बार इतना थक जाते हैं कि वो सूखा रोटी खा के भी सो जाती है, और सवेरे क्योंकि दूसरा काम भी करना होता है, अपने लिए खाना ना बचे वो नहीं देखते। तो इस तरह से जो है महिलाओं को भी अपने हेल्थ को सुधार करना है, आगे हमने आगे बढ़ना है, और बच्चों को घर को आगे मजबूत करना है, तो उसके लिए भी खुद को मजबूत होना पड़ेगा, और पति को भी अपना सहयोग लेनी पड़ेगी, हमारे को अच्छे से काम, हमारे को बच्चों को भी अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षा। और ये लड़ाई झगड़ा तो ज्यादातर मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारे हम फैमिली काउंसिलिंग चलाती हूँ किन्नौर जिले के अंदर, हमारे घरेलू झगड़े बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर ज्यादातर मियाँ बीवी का मन मुटाव। बहुत सारा काम है कि पंचायतों में कई बार शादी विवाह तो हो जाते हैं, पंजीकरण नहीं होता, बच्चों का पंजीकरण नहीं, तो कई पत्नियों का आपस में पंजीकरण नहीं होता, ये बहुत बड़ी आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जहाँ अनबन हो जाता है या शादियां टूटना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम तब ख्याल आता है कि हमने तो पंजीकरण ही नहीं किया। तो अभी किन्नौर में भी कानून सब कुछ है, पंजीकरण जन्म मरण का पंजीकरण करना अनिवार्य है, सारा कुछ कानून बना है, तो उसको अब लोगों में एक अवेयरनेस और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। हमारे को बहुत सारे काम अभी किन्नौर हमारे जो जनजातीय क्षेत्र में कानून के होते हुए भी हम जो है उसका पालन नहीं कर पा रहे। कानून तो ठीक है, अपने तरफ से कानून तो बनाया है, कानून का पालन करना हमारा भी काम है कि पालन को
कानून को पालन करें, सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया गया है उसको अच्छे से निभाए, और सरकार का जो भी कार्य जो भी है, चाहे जंगल जमीन है, चाहे आईपीएच विभाग का हो, जो पानी लाने का हो, नलका लगाने का हो घर में, और चाहे जंगल में प्लांटेशन का हो, तो हम सोचते हैं तो जंगल सरकारी समझते हैं, और नलका जो लगाते हैं आईपीएच का विभाग का समझते हैं, जबकि सब कुछ हमारा अपना है। तो नलका टूट जाए तो टूट जाए, चोरी हो जाए, तो अगर किसी ने प्लांटेशन कर दिया जंगल में, अगर जला के खत्म कर देते, मैसेज आ रहा है ना, पता नहीं बंद हो गया। जी मैम, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है पता नहीं कि जो हमारे भारत में, हमारे देश में जो रेप केसेस होते हैं, बलात्कार के जितने भी केसेस होते हैं, उसमें से ज्यादातर केसेस में महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। इस हाँ जी। विषय में आप क्या कहेंगे? हमारा जो समाज है वो नहीं। ज्यादातर महिला को दोषी मानता है। हेलो, हाँ जी मैम। बलात्कार में, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी मैम। आवाज मेरी आ रही है आवाज जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही मैम, आ मैम, रही आ रही नहीं मैम। आ रहा। हाँ जी मैम। बोल हो रहा है, क्यों हो रहा है? शोभना मैम, जब तक इनकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होती है, तब तक आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। आपने कहा कि जो बलात्कार होते हैं उसमें ज्यादा दोषी औरतों को ही माना जाता है। हमारा जो समाज है माना जाता वो है। ज्यादा दोषी मानता है। समाज, हाँ जी, हाँ जी, जो समाज की आप बात कर रही हैं, और तुम कोई तो प्रिया दोषी एक बात बताइए कि समाज क्या है, कौन है समाज? समाज में जो हम ही लोग महिलाओं को, हाँ जी, आवाज आ रही हम, है? हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली, हम ही है, ठीक है। हाँ जी। तो ये एक चलो, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। मैं इसमें जो है इस विषय पे काफी टाइम से बात करना चाह रही थी। तो अक्सर आपने ये चीज देखी है कि जो बोल्ड गर्ल्स होती है, जो कॉन्फिडेंट होती है, बहुत कम ऐसा आपको देखने में मिला होगा कि कोई लोग कहते हैं कि समाज वाले, जैसे दोष की बात करें ना, कोई लोग कहते हैं कि हाँ ये तो हंस के बात करती है सबसे, हाँ ये तो छोटे कपड़े पहनती है ना। छोटे छोटे तो मुझे समझ नहीं आता है लोग अपनी बुद्धि कहाँ खो के बैठे होते हैं। आपने जितने भी, अरे ये तो जो दर्ज हुए उनकी बात है, जो दर्ज नहीं हुए हैं वो कितने होंगे ये तो सोचो। अक्सर तो समाज में ये होता है कि ज्यादातर रेप केसेस को क्या करते हैं हम, जो घर वाले ही कहते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन हाँ जी, हमारे जो घर भारत वाले में। क्या कहते हैं, जो घर वाले क्या कहते पता है, इज्जत की बात है, अगर किसी को पता चलेगा तो तुझसे शादी कौन करेगा, ये सब जी बातें मैम जी। होती है। और ज्यादातर केस जो है दबा दिए जाते हैं, रजिस्टर नहीं होते केसेस ज्यादातर ना। वही ना, जो रजिस्टर होते हैं उसमें क्या है, वही इस केस को दबा आपकी देते कि हाँ परिवार की इज्जत चली जाएगी या फिर लड़कियों को रिश्ते नहीं आएंगे। तो मैम मेन हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी, जो बलात्कार की वो है क्या, जो रेप की जड़ है वो है क्या, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? प्रियंका, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मैं काफी चीजें देखती भी रहती हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ, जहां तक मैंने एनालाइज किया है कई चीजों में, जो ज्यादातर जो रेप केसेस होते हैं, एक तो शराब पी के करते हैं, ठीक है, शराब पी के ये होता है रेप केसेस, ठीक है। एक ये होता है ईगो में प्राचीन काल से क्या है, औरत क्या है, एक मान की जो है, एक जो मान का एक प्रतीक माना जाता है। कहीं भी आप देखिएगा, एक चीज देखिएगा, आपने जौहर वाला सीन सुना होगा पद्मावत मूवी में, जो है जो रानियां है सारा जौहर करती है, क्यों? ताकि अगर राजा हार जाए तो क्या है कि कोई बाहर का आके उनके ऊपर, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कब्जा ना कर ले औरतों के ऊपर। जो औरत है वो मान का एक प्रतीक माना जाता है पूरा प्राचीन काल से ही। तो जैसे कि आपको पता है, पांडवों को नीचा दिखाने के लिए द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, ये सारी ऐसी देखो, श्री राम जी को सबक सिखाने के लिए सीता जी का हरण हुआ। ये सारी चीजें तो प्राचीन काल से चलती आ रही है। जो ईगो एक शब्द है आज की डेट में हम कहते हैं ईगो, क्या होता है कि समझ नहीं होती है। ज्यादातर जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको समझ नहीं होती, वो बस कहते हैं कि हाँ ये एटीट्यूड दे रही है, मेरा ईगो हर्ट हुआ है। देन वो क्या करेगा, इसको सबक सिखाने के लिए ये नहीं करेगा कि उसको मैं पढ़ाई में आगे बढ़ के इसको पीछे करूं या कुछ नहीं। वो क्या करेगा,
सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा हर्ट किस चीज से होगा लड़की को, कि उसका बलात्कार कर दो। उसके बाद क्या होता है कि लड़की के जो आसपास के लोग हैं वही उसको दोषी मानते हैं। मान लो लड़की थोड़ी खुले विचार वाली होगी, मान लो वो मिनी स्कर्ट पहनती है, शॉर्ट स्कर्ट, कुछ भी पहनती है वो, मान लिया, ठीक है, तो कहते ऐसे कपड़े पहनती थी तभी तो रेप हुआ। कहते अब देखो आप लोग कहते हैं कि जीन्स पहनती है, एक तरफ एक लड़की जीन्स पहनती है, एक तरफ एक लड़की साड़ी पहनती है। आप खुद सोच के देखो कि साड़ी वाली आपको ज्यादा सीड्यूसिंग लगेगी कि जीन्स वाली, है ना जी। तो ये हाँ जी। कपड़ों का कोई फर्क नहीं होता है। आप खुद देख लो यार, दो महीने की बच्ची का रेप, 8 महीने की बच्ची का रेप होता है। क्या तो मतलब मानसिकता है ना ये जो जी कचरा मैम, भरा है ये सब क्या है, मानसिकता में भरा हुआ है, ये लाना दिमाग में भरा हुआ है। जो हम माताएं हैं, जैसे मैं भी एक माँ हूँ, जैसे मैं एक माँ हूँ, तो मैं मेरे विचार ये है कि आज से कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटियों को जो है जैसे ही वो पहुंच जाएंगी उस उम्र में जब मुझे उनको बताना चाहिए इन सब बारे में, तो मैं हर चीज के बारे में उनको पहले से ही अवेयर कर दूंगी। तो कोशिश करूंगी कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूं। समाज का हम कुछ नहीं कर सकते, समाज जानबूझ के सोचता है गलत चीजें। इन सब चीजों के बारे में पेरेंट्स हिचकिचाते हैं बच्चों से बात करना, ना वो लड़कों अरे को ढंग से बहुत समझा ज्यादा हिचकिचाते हैं, बहुत। पाते। हमारे किन्नौर में तो मुझे नहीं लगता कोई बात करता है इस बारे में। हम बोलते हैं जी वैसे मैम। एक बात देखा जाए तो हमारा जो किन्नौर है ना, वहां पे जो है लड़कियों की जो स्थिति है ना, वो बाहर से कई ज्यादा अच्छी है। मेरे हिसाब से बाहर से कई ज्यादा जो है स्थिति अच्छी है। लेकिन क्या है कि किन्नौर में भी होता है रेप का एक नया किस्म है आज की डेट में, मैरिटल रेप। जी मैम। मैरिटल रेप इन द सेंस, कोई अभी आप मैरिड नहीं हो तो आपको इस बारे में शायद समझ भी ना हो, पर मैं बताना चाहूंगी कि क्या होता है कि नॉलेज है। ज्यादातर अपना हक मानते हैं। हमारे किन्नौर की बात मैं कर रही हूँ, पुरुष क्या है, हक मानते जी हैं शराब पीना। यहाँ पे सर ऐसी बात करते हैं कि हम क्या है, आदमी काम कर रहा है, थक के आएगा, शराब तो पिएगा ही, कुछ नहीं है शराब पीने में, ठीक है। वो क्या करेगा कि शराब पिएगा, तो अब शराब पिएगा तो कुछ ना कुछ तो असर होगा, या हाथ में या पाँव में या दिमाग में। और ज्यादातर पुरुषों को क्या होता है, दिमाग पे असर पड़ता है। वो उसको लगता है कि जो ये स्त्री है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके साथ मैं कुछ भी करूं ये मेरी प्रॉपर्टी है। जो मैरिटल रेप होते हैं उसके बारे में हम बात करने से मुश्किल से 2% औरतें जो है बात कर पाती होंगी इस बारे में। ये एक बहुत मैम बड़ा क्राइम है, होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम है। हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना, हम औरतों को भी पड़ेगा। कहते हैं ना कि हम औरत की दुश्मन होती है, ये बात कई हद तक सच है, कई हद तक सच है। आप खुद देखिएगा कि कहीं भी हम घरों में, या मान लिया आप अनमैरिड हो तो मम्मी सिखाएगी बच्चियों को कि कहाँ बाहर जाना, बेटाइम पे जाती हो, अगर फोन पे बात करी हो किससे कर रही हो, क्या बात कर रही हो, बजाय ये सिखाने के कि ऐसा होता है। मतलब जो भी है, जो भी चीजें होती है समाज में होती है, या फिर उसके शरीर के बदलाव है या कुछ भी है, ये सिखाने के बजाय वो पहले से ये सिखाए, तू लड़की है तुझे ये करना चाहिए, तू लड़की है तुझे वो करना चाहिए, ये सिखाएंगे। हम ये नहीं सिखाएंगे कि तू लड़की है तो तेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और तुझे कैसे उसके लिए रेडी रहना होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है। तो प्रियंका, आप भी एक लड़की हो, अभी मैरिड नहीं हो, तो मैं आपके थ्रू निकाला, ही सब लड़कियों को मैं ये एक, हाँ जी, कुछ तभी कहा मैंने ये आपने? टॉपिक निकाला। जी मैम, तभी मैंने ये टॉपिक हाँ निकाला। जी, हाँ जी, तो मैं आपके थ्रू, हाँ जी, इम्पोर्टेंट हाँ हो जी, गया था आपके थ्रू लड़कियों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटा जो है कि आप खुद प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। जो हम समाज की बात कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड समाज, तो वो समाज जो जी है ना, वो आपको ना गाइड करेगा ना आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब आपके जी साथ कुछ बुरा होगा तो सबसे पहले लांछन लगाने के लिए वो समाज आएगा, जिसमें हमारे अपने सब भी, सबसे पहले हमारे अपने शामिल होंगे। तो इस चीज के लिए जी आप पहले से खुद को मेंटली, सबसे बड़ी बात तो मेंटली प्रिपेयर कर लो कि जो हमारा समाज है ना लड़कियों के लिए एक्चुअली सेफ नहीं है। इसके लिए जी आप मैम। खुद प्रिपेयर हो जाओ, खुद स्ट्रांग हो जाओ। तो ये टॉपिक तो हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक मेरे जहन में कई कई सालों से है। एक टॉपिक है मेरा, ये है हमारे इलेक्शंस को लेके। तो इस बार में मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि रतन मंजरी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी मैम, क्योंकि आप अनुभवी है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं तीसरी या चौथी में पढ़ती थी तो हमारे गांव में नारे लगते थे, रतन मंजरी को वोट दो, रतन मंजरी को वोट दो। वो चीज मुझे आज भी याद है।
मेरे हिसाब से आप पहली महिला है किन्नौर की जो इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज आपको देखकर। तो मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि आज की डेट में महिलाएं इलेक्शंस में, राजनीति में तभी उतरती हैं जब उनको जब मैं आरक्षण मिलता है। क्या जी मैम लेडी जी रिजर्व मैम आया ये प्रधान इस बार। कि हाँ, ये मैं क्यों चाहती हूँ कि जब आरक्षण नहीं होता है तब क्यों औरतें नहीं आ सकती। नहीं, आरक्षण की नहीं, आप आरक्षण की बात कर रहे हो। आरक्षण तो फिलहाल के लिए है, जो आरक्षण पहले मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फोन ठीक रखेंगे? इसलिए आरक्षण है क्योंकि महिलाएं नहीं आ पाती है, इसलिए आरक्षण देना भी एक बहुत जरूरी है। आज आप देखते हो कि आप देश के अंदर पूरा हिमाचल में सारी महिलाएं 50% भी शिक्षित ओपन में ऐसा नहीं है। ओपन में भी महिलाएं फाइट कर सकती हैं, आ सकती हैं। उसके लिए खुद को तैयार करने के लिए आरक्षण फिलहाल के लिए तो ठीक है, आने वाले समय में ये देंगे इसका हम कह नहीं सकते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है जी। जी मैम, फोन थोड़ा नजदीक ले अब आ रही है। जाइए। महिलाओं को जो आरक्षण फिलहाल के लिए आ रही है आवाज अभी। जी हेलो, आ रही है हाँ जी, हाँ आवाज जी। जी। हाँ जी, मैम अब अब आ आ रही रही है। है। मैं महिलाओं को आरक्षण फिलहाल के लिए तो सही है, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगे, काम नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनको काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए फिलहाल ये आरक्षण जो दिया है ये बहुत अच्छा दिया है। आज महिलाएं जो है बहुत बढ़ चढ़ कर पढ़े लिखे महिलाएं आगे आ रही है, तो आगे मैंने देखा कभी कुछ नहीं चाहती कि महिलाएं आगे आए। अब आरक्षण जब नहीं आएगा महिलाएं पीछे हट जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि आरक्षण ना देखें वो महिलाएं। अब आरक्षण में प्रधान बने तो अगली बार जिला परिषद प्रधान जो ओपन से भी लड़ सकते हैं। अब अगर आरक्षण आगे बढ़ सकते हैं। जब चुनाव लड़ी कोई भी आरक्षण की उस टाइम जो है मैं आरक्षण के बगैर जो है से लड़के पुरुष आगे बढ़ी हूँ। हमारा जो आरक्षण शुरू में जिला परिषद में चली गई थी। वैसे ये जो आगे बढ़ने के लिए ये महिलाओं के लिए बहुत आरक्षण तो पंचायती राज चाहती हूँ देश के और ऊपर लेवल में राज्यसभा लोकसभा में महिलाओं जब तक महिलाएं आगे ना आए तो देना बहुत जरूरी है, ताकि जो जमीनी मुद्दों को उठा सके वो देश में अपनी बात रख सके। तो वो चीजें जो है ना समझ रहे है और विधानसभा में भी आरक्षण होना चाहिए। वो सरकार की राजनेताओं है कि क्या वो देते हैं नहीं देते हैं, काफी उठाते रहे बनाना ये सरकारों का काम है। हेलो, आवाज आ रही? जी हाँ जी, हाँ जी जी। मैम आप हेलो, महिलाओं को खुद आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। नहीं पता नहीं आवाज पहुंच रही नहीं पता। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप आज के जमाने की लड़की हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक लड़की होते हुए आप कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हो डेली लाइफ में? मैम डेली लाइफ में होती है, जैसे होता है कि मैम शाम का टाइम हाँ जी, जाना हाँ जी। ये तो सबसे प्रॉब्लम है जो हर फेस करती होनी कि हाँ रात के टाइम बाहर नहीं निकलना। और अगर कहीं जा रहे हैं हम, जैसे बसेस में ट्रैवल करते हैं या हम लोग सड़क में चलते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे छेड़छाड़ होती है लड़कियों से, बहुत सी चीजें हाँ आती जी, हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छेड़छाड़ होती है। और अगर मैम जैसे मैम ने बात की कि आरक्षण के लिए रिजर्व सीट्स आती है तभी महिलाएं उठती है, तो मैम मेन रीजन ये भी है कि महिलाएं खुद से आगे नहीं आना चाहती है। खुद से आगे नहीं आना चाहती। यस, बिल्कुल सही बात। और मैंने बहुत
तो जगह देखा है, अभी इलेक्शन के टाइम ही मैंने बहुत जगह देखा। अभी कहीं जगह सीट्स रिजर्व्ड आई थी, प्रधान के लिए कहीं जगह रिजर्व्ड आई थी, पर जहाँ पे रिजर्व नहीं थी वहाँ पे कैंडिडेट्स ज्यादातर मेल्स ही थे, महिलाएं नहीं थी वहाँ पे हाँ, कैंडिडेट। वहां पे मेल ही थे। हाँ जी, तो मैम यही मैं चाहती थी इस बारे में बात करना कि क्यों जब आरक्षण नहीं होता तो हम क्यों आगे नहीं आती है महिलाएं। तो इसका रीजन मेरे समझ में ये है कि हम महिलाएं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, हम इच्छाएं लोगों को होती है। हमारी फैमिलीज के इतने प्रेशर होते हैं कि या तो हम लोगों को अगर हम अपनी फैमिलीज की बात नहीं मानते हैं तो ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे जो है ज्यादातर महिलाएं जो है मेरी एग्री करेंगी कि उसको पता है क्या कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, अब घूमना चाहती है बाहर, ठीक है, मान जी लो ये मैम, आवारा हो गई है, ये पॉइंट ऑफ ऐसा व्यू उनका बोला हो जाता है। देन लड़कियां थोड़ी घबरा जाते हैं कि कोई कौन क्या बोलेगा मुझे, और जैसी आरक्षित आरक्षित सीट आ जाता है तब सारे आ जाते हैं कि हाँ चल तू उठ, तुझे उठाना है, आपको उठाना है, आप उठिए। क्यों? क्योंकि आरक्षित सीट है, किसी को तो आना है आगे, तो तब बड़े खुशी खुशी उठाएंगे, ठीक है। बाद जब में आरक्षित नहीं आए तो कहते काम नहीं, घर पे बच्चे संभालो, घर पे और भी काम है वो संभालो, ये वो जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये तो आपको पता है कि एम्प्लॉयज नहीं कर सकते। जो अनएम्प्लॉयड होती है लेडीज, आपको पता है कि आज की डेट में जो लेडीज है वो अपने को और अपनी फैमिली को जो है पालने में पूरी तरह से सक्षम है, मेरे हिसाब से पूरी तरह से सक्षम है। उसके बावजूद क्या है, डिपेंडेंट है वो। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो अर्निंग के लिए डिपेंडेंट है, वो क्या है, विचारों के लिए डिपेंडेंट है। हर चीज के लिए वो परमिशन लेगी घर से, घर वालों से, ठीक है। एक हद तक ठीक है, आप सलाह लीजिए, अगर आपको कोई काम करना है तो सलाह लीजिए, लेकिन आप महिलाओं के ऊपर क्या है, कोई भी जो है बड़ा, चाहे घर का बड़ा हो या फिर उसके पति हो या फिर उसके पिता हो, जो है चीजें सिर्फ थोपते हैं, ये नहीं जानेंगे कि उसकी इच्छा क्या है चीजें। और ये आप पुराने जमाने और आज के जमाने की बात नहीं है, ये चलता जा रहा है, एक फ्लो में चल रहा है ये। इसमें कोई ये मत समझना कि इसमें कोई कमी है या कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ऐसा कुछ नहीं, एक फ्लो में चलता आ रहा है। जो स्थिति पहले थी वो अभी भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो है एजुकेशन का अधिकार महिलाओं को नहीं था, लड़कियों को नहीं था, अब जो है महिलाएं सारी एजुकेटेड है, बस इतना सा एक अंतर है, बाकी सोच वही है, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो हम जो एक ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो एक उस हिसाब से देते हैं कि ज्यादातर जगहों में ये होता है, तो मैं भी उसी हिसाब से बोल रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर यही होता है। जी मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हैप्पी। एक सवाल ये था कि एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो, प्रिया सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज गूंज रहा है बहुत। प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, साउंड गूंज रहा है, डबल आवाज आ रही। हेलो हेलो हेलो, आ रही है मैम अब आवाज? आवाज तो आ रही, डबल आ रही है आवाज। आपको ठीक आ रही मेरी आवाज? हेलो हेलो डबल आ रही है आपकी आवाज। पता नहीं। हेलो हाँ जी मैम। पता नहीं क्या हो गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही ना, तो आवाज। हेलो तो यहाँ पे जो है प्रिया ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, तो मैं दर्शकों से इस बारे में अपने बस एक थोड़े से विचार है वो मैं साझा करना चाहती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बस जागरूक करने की आवश्यकता है। सशक्त तो हम पहले से ही है। हाँ, ये सच्चाई है कि हम पुरुषों से कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें भगवान ने जो है, जो बल है, बाहुबल है, वो कम दिया है। फिजिकली हम आदमियों से थोड़े वीक होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन क्या है कि हम जो हमारा मनोबल है वो पुरुषों से कई गुना अधिक
मजबूत होता है। तो अगर हम अपने मनोबल को अपने लिए अपने सशक्तिकरण के लिए प्रयोग करें तो महिला सशक्तिकरण कोई बहुत वो नहीं कि हम बोले कि दिल्ली अभी दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना सशक्तिकरण हमारे अपने हाथ में है। मेरे विचार मतलब मेरे हिसाब से यही है कि हम खुद को सशक्त बनाएं। ये लोग क्या बोलेंगे ये परे छोड़ के सही रास्ते पे चलते हुए हम स्वयं को सशक्त बनाएं। जैसे मैम है एक सशक्त महिला के रूप में हमारे किन्नौर में हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। मैम आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप एक जमाने से जो है महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनती आई हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपसे वार्तालाप कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मैम। थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके टाइम में घरेलू हिंसा होती थी, वो किस हद तक कम हुई है? अब घरेलू हिंसा, हेलो, अब पहले समय में नहीं घरेलू हिंसा, पहले भाईचारा मोहब्बत बहुत आपस में मिलते थे। किसी समाज में या आगे या तो लड़ाई होने लगे। अब पहले बहुत भाइयों में प्यार था, परिवार बहनों में प्यार मोहब्बत से और ईमानदारी से और लोग आपस एक दूसरे का हर काम के लिए हाथ बताते थे, सुख में इकट्ठे होते। अब वो चीजें आप देखने को है, अब वो चीजें नहीं है, कम रह भाईचारे की भावना भी और ये झगड़े लड़ाई ज्यादा ज्यादा हो रहा है। जी मोहन नेगी जी ने एक सवाल किया है कि किन्नौर में किस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि कोई महिला एमएलए बने किन्नौर से, आज तक शायद नहीं बनी है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे विमेन के लिए सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि कोई एमएलए बने किन्नौर से। और यहाँ पे देखा गया है कि लड़कियां बहुत जल्दी शादी कर लेती है। लड़कियों की बात नहीं है, लड़के भी यहाँ पे बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद लड़के तो पढ़ते हैं, पर लड़कियां कई हद तक अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये रिवाज है कि शादी बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो मैं ये नहीं कहूंगी चलो गलत है, घर से शायद उन्हें इस तरह की शिक्षा नहीं मिली या बहुत सी वजह होती है इन सब चीजों की। पर ससुराल वाले क्या करते हैं, अपने बच्चों को तो, अपने बेटों को तो परमिशन दे देते हैं कि तुम आगे पढ़ो। पर कई हद तक जो लेडीज होती है, जो लड़कियां होती है, उन्हें ये परमिशन नहीं मिल पाती है। वो घर गृहस्थी में फंस जाती है। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर शादी हो भी रही है, शादी कर भी रहे हैं, तो दोनों पढ़े। मैम आप इस ठीक है, विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शादियां तो अब तो ये शादी जो है कानूनी अपराध है, उसके जी मैम जी। जागरूक पे हमारे जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसमें ज्यादा परिवार में ज्यादा कम उम्र में शादी, जैसे आजकल लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आगे ऐसा नहीं है कि वो कम उम्र पढ़े लिखे हैं, उनकी सहमति से शादी लड़कियों को अपना पड़ता है। लड़की सहमति तो पहले शादी ऐसा था, बहुत कम उम्र में शादी वो बदल रही है उस परिवारों में कि अभी कम उम्र होती है, अपना जो परिवार चाहता है। हाँ जी जी आवाज चली मैम आपकी आवाज बहुत कम है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। नहीं आती, मोबाइल को क्या
ठीक ही चल रहा है आज बिल्कुल। शोभना मैम, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बोल रही थी आप कम उम्र की आप क्या बोल रहे थे? हेलो मैम आप आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? जी मैम। हाँ जी, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी जी मैम, गूंज आ रहा रही है है। ना, गूंज रहा है। आपकी आवाज गूंज रही है। ये आवाज डंपिंग हो रहा। हेलो, हेलो। मम्मी को पूछ, मम्मी की करनी है। शोभना हाँ मैम, जी, तो प्रियंका जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, ये कम उम्र की शादियां होती है। आप देखने को बहुत कम है शादियां। आप ये है, अब लोग आप पढ़ लिखे लड़कियां काफी आगे हैं। अब अपने से जो है मुताबिक कर लड़के भी आजकल पढ़ लिखे लेते हैं, शादी कर लेते थे। लड़की नहीं होता था, माँ बाप थे था, तो उसमें राक्षस भी कहते थे थिंक जबरदस्ती लड़की को बिठाना। तो वो चीजें आप धीरे धीरे अब खत्म। अब तो पढ़ लिख गई सब महिलाएं काफी आगे अपना पत्नी चुनती हैं, उस हिसाब से परिवार। तो अब कम उम्र में शादी सही है, नहीं हो रहा है, काफी हद तक चला। हाँ जी। मैम हेलो। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी। हेलो हाँ मैम। जी, अब आ रही है? हेलो। मैम बहुत कम आ रही है आपकी पता नहीं क्यों कम। हाँ जी, पता है। हाँ जी, आ रही मैम, है? आपके वहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा हेलो। वीक है। हेलो। हाँ, यहाँ सिग्नल। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। जी जैसे मैम, कि एम्पावरमेंट। प्रियंका बिटिया ने कहा कि जो है लड़कियां जो है शादी करा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है किन्नौर में की शादी करा देते हैं। हमारे किन्नौर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि आज जो किन्नौर की जो रिवाज है एक्सेप्ट करते लोग, क्या है, शादी लड़के लड़कियां छोटे छोटे खुद शादी कर लेते हैं, ये उनकी। मैंने ये नहीं कहा कि करा देते हैं, हेलो, मैंने यही आपकी आजकल। आवाज बहुत डंपिंग होती है, बहुत आवाज आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही है। इस पर वो करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर दोबारा किसी दिन देखेंगे, क्योंकि आवाज कोई सही नहीं है। हेलो शोभना मैम। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम एंड करने का एक मैसेज आया है, तो हम इस जी मैम। प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे सामने उपस्थित हुई। शोभना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त निकाला पेज के लिए। धन्यवाद जी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है आप प्रिया, सब। आशा करती हूँ आगे भी हम ऐसे विषयों पे बातचीत करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जी मैम, बहुत आपके बहुत साथ शुक्रिया आज की आपने। चर्चा बहुत अच्छी रही। जी मैम। ठीक है। और ओके, सभी धन्यवाद। दर्शकों आप को सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
पता नहीं क्या हुआ, जो मोबाइल भी बेकार